हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है हमारी करेंसी की। तो हमारी करेंसी भाई टूटती हुई दिखाई दे रही है, ऑल टाइम लो पे जाती हुई दिखाई दी है। 85 रुपीज पर डॉलर पहुंचता हुआ दिखाई देगा आपको बहुत ही जल्दी। ये अच्छी चीज नहीं है। अगर हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करके चले तो वो भी हमको जाते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। चाहे इक्विटी मार्केट की बात करके चलो, बॉन्ड मार्केट में भी पहली बार नेट सेलर की तरफ चले गए हैं। ये भी एक अच्छी चीज नहीं है। अगर इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करके चले तो वो घटती हुई दिखाई दी है। 31 अक्टूबर को 2.48 लाख करोड़ के आसपास थी, जो कि 29 नवंबर को 2.41 लाख करोड़ पे पहुंच गई। तो भाई ये भी घटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज सही नहीं है। डॉलर इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, डॉलर की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप एक्सपोर्टर हो, ये हर चीज के लिए नुकसानदायक है। अगर आप कुछ इम्पोर्ट कर रहे हो तो आपको महंगा पड़ेगा। अब सुनने में सही लग रहा है कि भाई एक्सपोर्टर्स को चांदी मिलेगी, भाई एक्सपोर्टर माल बेचेंगे, उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। बट कहानी ये है, डिपेंडेंसी नहीं है ना। जैसे कि मान के चलो, अगर हमारा करेंसी महंगी हो जाएगी तो हो सकता है ना कि जो बंदा मंगा रहा है इंडिया से, क्योंकि उसको सस्ता मिल रहा है, क्या पता कहीं और से उससे सस्ता मिल जाए। तो करेंसी वीक होना भी कोई जरूरी बात नहीं है कि भाई इसकी वजह से एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है। हाँ, हम यूट्यूबर्स को फायदा हो सकता है जिनके पास में फिक्स इनकम आ रही है डॉलर की फॉर्म के अंदर, बट बाकी बहुत जगहों के ऊपर लॉसेस भी होते हैं। अगर हम गौतम अडानी की बात करके चले, उन्होंने बोला जितने भी अटैक हमारे ऊपर होंगे उससे हम और स्ट्रांग होंगे। सिंपल सी बात, कोई भी अटैक होता है उनके शेयर प्राइस घटते हैं, उसके बाद वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। यही बात वो बोल रहे हैं। भाई जिनको भी इंट्राडे ट्रेडिंग का सट्टा खेलना है, गौतम अडानी की जैसी न्यूज आया करे वैसी खेल लिया करो। जैसे एक जमाना था जब एलॉन मस्क जितने भी सटोरी थे उनके लिए सबसे बड़े भगवान थे। उनका ट्विटर खोल के बैठो, जो भी होता था उसके हिसाब से सेंटिमेंट पकड़ो और पैसा कमाओ। बहुत लोगों ने पैसा कमाया मेरी जान पहचान के अंदर। अब अडानी ग्रुप के अंदर भी यही सेम चीजें देख रहे हैं हम। अभी रिसेंटली एक्विजिशन लगाई गई थी करप्शन चार्जेस के ऊपर यूएस के थ्रू। अडानी ग्रुप का कहना था कि भाई ये सारे के सारे जो चार्जेस है ये बेसलेस है, ये गलत है। उस टाइम पे मार्केट क्रैश होती हुई दिखाई दी, उसके बाद में सब सही होता हुआ दिखाई दे गया। गौतम अडानी ने जो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको हाईलाइट किया है, इसकी वजह से 1 मिलियन लोगों को घर प्रोवाइड होगा, उसके ऊपर हाईलाइट किया है। तो अब समझ जाओ किसके शेयर बढ़ेंगे। अगर हम ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो उनका मार्केट शेयर 24.5% पे पहुंच गया। अगेन घटता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले कुछ टाइम से कॉन्स्टेंटली। और मजे की बात यह है कि अक्टूबर के महीने के अंदर ओवरऑल सेगमेंट में ही डाउनफॉल दिखाई दिया है, 15% मंथ ऑन मंथ। मतलब ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री कम होती हुई दिखाई दी है और ओला का शेयर भी कम होता हुआ दिखाई दिया। मतलब और कम उन्होंने गाड़ियां बेची है। अगर हम जेप्टो की बात करके चले तो उनके मंथली लॉसेस 4 गुना हो गए। नवंबर के अंदर 300 करोड़ का लॉस किया भाई। मजा, जिंदगी के मजे। अभी रिसेंटली उन्होंने बहुत पैसा रेस कर लिया ना, 1.3 बिलियन डॉलर की फंडिंग रेस कर ली उन्होंने। और जिस तेजी से वो फंडिंग फंडिंग खेल रहे हैं उस तरीके से वो लॉस भी बढ़ा सकते हैं। इनका पहले स्टार्टिंग में प्लान था कि 700 डार्क स्टोर्स बनाने हैं मार्च 2025 तक, बट अभी इनका टारगेट हो गया 1200 बनाने हैं। सेम टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। जेप्टो ने अभी रिसेंटली कैफे भी निकाला जिसको वो स्केल कर रहे हैं बहुत तेजी से। एक साइड पे पैसा रेस कर रहे हैं, लॉसेस पहले ही थे, अब लॉसेस को और स्केल करेंगे तो नंबर्स हमको लॉसेस और दिखाई देंगे। बट अगर इनकी बात मान के चले तो बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं इनके डार्क स्टोर जो कि प्रॉफिटेबल लेवल के ऊपर अचीव हो रहे हैं। तो हो सकता है फ्यूचर के अंदर ज्यादातर प्रॉफिटेबल पहुंच जाए और इनका भी हाल हमको जोमेटो जैसा दिखाई दे कि भाई कंपनी प्रॉफिट की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी एफएमसीजी कंपनीज की बात करके चले तो उन्होंने साबुन के प्राइसेस 7 से 8% बढ़ाए हैं। इसका रीजन क्या है, जो पाम ऑयल के डेरिवेटिव है उनके प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। 30% बढ़े हैं इस साल की शुरुआत से। इसके चक्कर में सारी चीजें बढ़ती हुई दिखाई दी है। चाहे आप लक्स ले लो, लाइफ बॉय ले लो, पियर्स ले लो, सबके रेट बढ़े हैं। अगर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करके चले तो उन्होंने 25% से 30% तक चाय पत्ती के रेट बढ़ाए हैं। फेजेस में बढ़ाए, झटके में नहीं बढ़ाए, पर धीरे धीरे करके उन्होंने भी रेट बढ़ाए। ऑल दो मैंने चाय पीनी बिल्कुल ही खत्म कर रखी है आजकल, तो इसलिए मेरे को चाय पत्ती का रेट नहीं पता है। बाकी अनअकैडमी के सीईओ गौरव जी की बात करके चले तो उन्होंने ड्यूलिंगो क्रिटिसाइज किया है। बेसिकली उन्होंने अपनी खुद की ऐप निकाली है ना, केयर लर्न करके निकाली है, जो कि ड्यूलिंगो कॉम्पिटिटर है। उनका ऐसा कहना है कि हमारी ऐप ज्यादा बेटर है, इस चक्कर में क्रिटिसाइज किया गया है। इस चक्कर में बोला गया है भाई उसमें फीचर नहीं है, वो ये नहीं करता, वो नहीं करता, हमारी ऐप करती है। बाकी अगर आपने यूज करी तो कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये सही है या फिर नहीं है। अगर अब इन्फो एज की बात करके चले तो उन्होंने 4B नेटवर्क्स के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करी। तो बेसिकली राहुल यादव के अगेंस्ट करी गई और ये जो फाइल करेगी इसको पब्लिक कर दिया गया। ये कहानी है अगस्त 2022 के आसपास की, जिस टाइम पे खबरें निकल के आई थी कि भाई जो 4B नेटवर्क्स है वो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड्स कर रहे हैं। जो इन्फोएस था उन्होंने 276 करोड़ को
राइट डाउन कर दिया था, मतलब उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था। वो 4B नेटवर्क के 57.17% ओन करते थे, मतलब इतनी बड़ी कंपनी का पार्ट ओन करते थे, और उन्होंने पूरा जीरो कर दिया था। उनको लगा भाई अब ये पैसा बर्बाद हो गया है। तो देखो कहाँ जाती है पूरी पूरी कहानी। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी JSW ग्रुप की बात करके चले तो वो अपना खुद का ईवी इंडियन ब्रांड निकाल सकते हैं। यहाँ पे समझने की कोशिश करो, MG के साथ में कोलैबोरेट किया है इन्होंने। इस टाइम पे जो MG की ईवी आ रही है ना, वो JSW और SAIC मोटर दोनों कोलैबोरेट करके इंडिया में बेच रहे हैं। बट जो मार्केट में गाड़ियां दिखाई दे रही है वो MG के नाम से दिखाई दे रही है। हो सकता है ये भी अपनी खुद की गाड़ी निकाले। इलेक्ट्रिक कहा जा रहा है गाड़ियां निकाली जाएगी, अब कौन सी निकाली जाएगी बिल्कुल नहीं पता। 2% ही इस टाइम पे पैसेंजर कार मार्केट के अंदर ईवी ओन करती है। उस 2% में से मैं भी एक हूँ भाई, मेरे पास भी ईवी गाड़ी है। बाकी श्रीलंका की बात करके चले तो वहां का डिफ्लेशन 61% हाई पे पहुंच गया। ये डिफ्लेशन इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब महंगाई की बात नहीं कर रहा हूँ, महंगाई की उल्टी चीज की बात कर रहा हूँ। क्या कहेंगे इसको, सस्ताई जो भी बनेगा। तो श्रीलंका के अंदर कंज्यूमर प्राइजेस 2.1% से घटते हुए दिखाई दिए नवंबर के अंदर। अगर आपको याद हो 2022 के अंदर इनका इकोनॉमिक क्रैश आया था। रिसेंटली IMF ने इनको बेल आउट पैकेज भी दिया, उसके बाद में इनकी इकोनॉमी थोड़ी इंप्रूव होते हुए दिखाई दी। एक जमाना था जब इनका पीक इन्फ्लेशन 70% का था, उससे इंप्रूव होके डिफ्लेशन की तरफ गए हैं। सेंट्रल बैंक्स की बात करके चले तो उनका कहना है अभी कुछ महीने और ये नेगेटिव के अंदर रहेगा। सिंपल सी बात, महंगाई बहुत बढ़ गई थी, इसलिए अब डिफ्लेशन की शायद जरूरत थी। बट ये ऐसी वाली चीज है ना जो कि इकट्ठा सब कुछ नहीं होना चाहिए, ना कुछ ज्यादा अच्छा है ना कुछ कम अच्छा है। तो अगर डिफ्लेशन होता है दिस मींस आपकी ग्रोथ रेट थोड़ी सी रुक जाती है। अगर हम डोनाल्ड ट्रम्प की बात करके चले तो उन्होंने कहा है ब्रिक्स नेशन के ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे भाई। ब्रिक्स नेशन बेसिकली अपनी खुद की करेंसी निकालने का प्लान कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि भाई ये ना हो कि ब्रिक वाले अपनी खुद की करेंसी निकाल दे, डॉलर का जो रुतबा है वो खत्म हो जाए। हर चीज डॉलर के अंदर ट्रेड होती है इस टाइम पे ग्लोबल मार्केट के अंदर। 58% जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना वो डॉलर के अंदर है। तो डोनाल्ड ट्रम्प को लग रहा है कि भाई ये बम ना फट जाए, इसलिए उन्होंने पहले ही वार्निंग दे दी है कि अगर आपने किया तो 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। और इसके अंदर कौन कौन आ रहा है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, यूटोपिया, ईरान, UAE, टर्की, अजरबैजान और मलेशिया ने तो अप्लाई भी कर रखा है। बहुत सारी कंट्रीज भी ब्रिक्स के लिए अप्लाई करने की कोशिश कर रही है। तो सिंपल सी बात, ब्रिक्स भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सिस्टम बन जाएगा। अगर इन्होंने अपनी करेंसी निकाल दी तो डॉलर को खतरा तो है। और मुझे पर्सनली लगता है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है भाई, इसमें लड़ना मत। मेरे हिसाब से ये नहीं कर सकते इस चीज को, ये सिर्फ धमकी है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि सिंपल सी बात यार, ऐसा नहीं है US की इकोनॉमी खुद से सेल्फ सफिशिएंट है, उनको भी बाहर से माल लेना पड़ रहा है। अगर वो टैरिफ लगा देंगे तो उनके वहां पे महंगाई नहीं बढ़ जाएगी? अगर उनके वहां पे महंगाई बढ़ जाएगी तो फिर वो कैसे उसको कंट्रोल करेंगे? उनके लिए इतना आसान भी नहीं है टैरिफ लगाना। बोलना आसान होता है, करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, आप ये कह सकते हो जो जो नेशंस उनके लिए रेलेवेंट नहीं है उनके ऊपर लगा देंगे, और बड़े बड़ों के ऊपर जिन पे ज्यादा डिपेंडेंसी है ना वहां नहीं करेंगे। अगर हम एलॉन मस्क की बात करके चले तो उन्होंने ओपन AI के अगेंस्ट एक नया केस फाइल किया। देखो पहले मैं बोलता था मजाक है भाई, पता नहीं क्यों करते रहते हैं, बट भाई इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं तो अब कोई भरोसा नहीं है एलॉन मस्क का, उनको फायदा हो सकता है। एलॉन मस्क ने बोला है, ओपन AI इन्वेस्टर्स को कह रहा है कि आप कॉम्पिटिटर्स में इन्वेस्ट मत करो, मतलब XAI में इन्वेस्ट मत करो जो कि एलॉन मस्क की खुद की कंपनी है। साथ में उनका ये कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ में इनके कनेक्शंस बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से इनके पास में कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आ रही है, जो अगेन मुझे लगता है वेली बातें हैं। साथ में इन्होंने बोला है कि ओपन AI का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको प्रॉफिट करा जा रहा है। स्टार्टिंग में नॉन प्रॉफिट थी, फिर उसके बाद में कैप प्रॉफिट कर दिया गया, अब उसको फुली प्रॉफिट करा जा रहा है। ये सही बात नहीं है। अगेन ये बात भी रेलेवेंट नहीं है मेरे हिसाब से, तो कोई बात रेलेवेंट नहीं है, बट हमारे होने या नो होने से कुछ नहीं होता है। ओपन AI का भी यही कहना है कि भाई ये जो केस किया गया है ये बेसलेस है, कोई मेरिट के बिना है। मेरा भी ऐसा ही मानना है। बाकी इस टाइम पे एलॉन मस्क के बाद बहुत पावर है तो कुछ कह नहीं सकते। JP मॉर्गन ने $162 मिलियन का केस किया था टेस्ला के ऊपर, उन्होंने वो भी वापसी ले लिया है। ये होती है पावर। 2021 में किया गया था, जिस टाइम पे एलॉन मस्क बहुत ज्यादा मजे कर रहे थे ट्विटर के ऊपर। वो खाली बैठते थे, रात को एक पैग लगाते, मजाक कर रहा हूँ, पहले बोला दिल पे मत लेना, रात को एक पैग लगाते थे, फिर सोचते थे क्या ट्वीट पे डालूं। जो वो ट्वीट डालते थे उसके अगेंस्ट में मार्केट में अपनी पोजीशन ले लेते थे, फिर सुबह उठते थे और उसको अगेंस्ट कर देते थे और पैसा कमा लेते थे। बहुत किया उन्होंने ऐसा। समझने वाले समझ गए होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अगर चोरी समझाने की कोशिश करूँ, ये वो जमाना जब ट्विटर हुआ करता था। ट्विटर पे ना बहुत ज्यादा ट्वीट करते थे कि भाई मैं अपनी कंपनी को प्राइवेट लेके जा रहा हूँ,
डॉज ये वो। तो उस टाइम पे ही ये केस हुआ था जहाँ पर उन्होंने बोला था कि टेस्ला को मैं प्राइवेट लेके जा रहा हूँ, इसके चक्कर में शेयर प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करे थे। जेपी मॉर्गन ने इस चक्कर में केस किया था इनके ऊपर। बाकी बाइडू की बात करके चले तो उनको सेल्फ ड्राइविंग कार का लाइसेंस मिल गया हांगकांग के अंदर। तो देखो भाई क्या होता है सेल्फ ड्राइविंग कार का, ये भी बड़ी इनोवेटिव चीज़ है। अगर ये लंबे टाइम पे सक्सेसफुल हो जाए, पता नहीं इंडिया में चलेगी नहीं चलेगी। बाकी मेरा एक दोस्त है जो कि टेस्ला के अंदर मान लो एक तरह से R&D डिपार्टमेंट में जिसको अंदर की बातें पता होती है, उसने मेरे को बताया था कि भाई जिस लेवल पे अभी टेक्नोलॉजी है ना उनके पास में, वो अपडेट्स अभी हमारे मार्केट में नहीं आया है। अब मुझे नहीं पता ये बात मुझे बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ कि भाई अभी के टाइम पे जो टेस्ला का सॉफ्टवेयर है जो कि बीटा लेवल पे है, जो मार्केट में रिलीज नहीं हुआ, वो इंडियन मार्केट में भी चल जाएगा, इंडियन रोड्स पे भी चल जाएगा, सब समझ पा रहा है। अब पता नहीं गवर्नमेंट इसको अप्लाई होने देगी या नहीं होने देगी, वो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इसके चक्कर में नौकरियां जाएगी। बट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जरूरी भी है। अगर ये पूरा सिस्टम बनाना चाहते हो, ट्रैफिक सही हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाएगा, एक्सीडेंट के केसेस कम हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी रूल तोड़ने वाला नहीं होगा ना अगर सब कुछ सेल्फ ड्राइविंग की तरह स्विच होने लग जाएगा तो। बाकी Xiaomi ने अपना फोन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम निकाल दिया है। भाई ये कंपनियां, चाइनीज कंपनियां आग लगाने पे लगी हुई है, सब कुछ खुद बनाने के ऊपर लगी हुई है। आपके पास में सेटिंग में ऑप्शन होगा कि भाई आप किस किस से कॉल रिसीव करना चाहते हो, किससे नहीं करना चाहते। हमने पहले देखा था आईफोन ने ऐसा कहा था कि हम ऐसा कर रहे हैं, उसके बाद में बहुत सारी कंपनीज ने सैटेलाइट कनेक्शन निकालना शुरू कर दिया। अभी MI तो अपना खुद का सिस्टम बना रही है, मजाक भाई एकदम। हुआवे की बात करके चले तो अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी निकाल रही है। अभी फोटो ही आई है, एक बाहर से दिखाई दी गई गाड़ी, थोड़ी थोड़ी रॉयल्स रॉयल्स जैसी लग रही है। आपको लग रही नहीं लग रही कमेंट में बताना। अभी पर पूरी डिटेल नहीं पता गाड़ी की, अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। 48 आवर्स हुए हैं ऑफिशियल डेब्यू को, 2100 प्री ऑर्डर्स हो भी गए हैं। तो देखो कैसा होगा गाड़ी, अंदर से कैसे दिखेगी, क्या क्या कैपेबिलिटीज होगी। बट ये है पावर हुआवे की। चाइनीज भाई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं इन चीजों के अंदर। बाकी चाइनीज ने एक नई टेक्नोलॉजी बना दी है जहां पर हीट से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है बिना सन के, और ये सेल्स है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा पानी यूज होगा और वहां पर बिजली बन जाएगी। वाटर सप्लाई चाहिए होगा, लो ह्यूमिडिटी चाहिए होगी, और वहां पर बिजली जनरेट कर दी जाएगी। दिस इज द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। रिपोर्ट्स की मान के चले तो ये एम्बिएंट हीट से पावर जनरेट कर सकती है। 160 आवर्स तक का आउटपुट आ सकता है स्टेबल की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, बड़ी बात है भाई। लेट्स सी, कहा जाता है भाई चाइनीज वाले तो मजे कर रहे हैं। बाकी टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एक मस्त टेक्नोलॉजी और बताता हूँ, डायमंड्स के अंदर भी डेटा स्टोर हो सकता है। 1.85 TB का डेटा स्टोर किया जा सकता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कितना कैरेट हो गया, एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, क्योंकि मेरे पास में है ठीक ठाक कैरेट वाले। क्या मैं भी कुछ डेटा स्टोर करके रख सकता हूँ। बट मजे की बात पता है क्या, ये जो स्टोरेज टेक्नोलॉजी होगी ना, ये आर्टिफिशियल लैब ग्रोन डायमंड के ऊपर भी काम कर सकती है ना। जरूरी थोड़ी ना आपको रियल डायमंड लेने हैं। आर्टिफिशियल से मान के चलो CD बनाई जा रही है, पेन ड्राइव बनाई जा रही है। अगर फैक्ट की बात करके चले तो ब्लू-रे डिस्क से 2000 गुना से ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होगी इनकी ऑप्टिकल डिस्क के अंदर, और ये मेरे हिसाब से पॉसिबल है आर्टिफिशियल डायमंड्स के थ्रू, लैब ग्रोन के थ्रू। तो एक और नई चीज निकल के आएगी। दिस इज वेरी गुड। बाकी ग्लोबल डिफेंस की सेल 4% बढ़ती हुई दिखाई दी 2023 के अंदर, $632 बिलियन पे पहुंच गई। 2024 के अंदर ये और बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिस तरीके से हमने कलेश देखे दुनिया के अंदर। अगर टॉप 100 की कंपनीज की बात करके चले तो यूएस कंपनीज जो लिस्ट के अंदर है ना, 2.5% उनकी भी सेल बढ़ती हुई दिखाई दी है। यूएस कंपनी को बहुत फायदा होता है लड़ाई झगड़ों से, यूएस और रशियन। अब तो क्योंकि रशिया ने शुरुआत करी है यूक्रेन के चक्कर में, इसलिए उनकी भी सेल बढ़ी है। बाकी यूएस वाले तो जिंदगी भर लड़ाई झगड़ों से ही पैसे कमाते हुए आए, और यही रीजन है कि जो मैं बोल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से एक्सपेक्ट मत करो कि लड़ाइयां रुक जाएगी, क्योंकि अगर थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी जाए ना, हिस्ट्री यही कहती है यूएस ने पैसा लड़ाई झगड़ों से कमाया है। तो मैं तो उसी सिद्धांत के ऊपर हूं कि भाई यूएस उसी तरीके से पैसा कमाएगा। कोई कितनी तारीफ कर ले कि भाई नहीं डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई रुकवा देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये ठीक है सुनने में अच्छा लगता है, पर मुझे नहीं लगता है रियलिटी रहेगा। बाकी मार्केट का हालात देख सकते हैं कैसा रहा, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ में आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड शो वगैरह, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।